प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आज के इस लाइव क्विज में स्वागत है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं इनकी लाइव क्विज को। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 आपके पास स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो क्या होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आपने कमेंट किया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप इसका आंसर लिखें। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? ऑप्शन ए है दो संख्याओं का गुणनफल, बड़ी संख्या, छोटी संख्या या फिर एक। तो प्यारे बच्चों, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो HCF होगा, जैसे कोई भी आप दो अभाज्य संख्याएं ले, एक तो हमने ले ली 5 और एक ले ली 7, तो इनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। तो इनका जो HCF होगा, दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा वो 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 होगा। और जो इनका LCM होगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे हमने बात की है HCF की, तो HCF इनका क्या होगा? 1 होगा। तो डी इसका राइट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या हमें छांटनी है। तो आपको देखना है कि वर्गमूल 36, वर्गमूल 121, वर्गमूल 9 या वर्गमूल 8, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो वर्गमूल 36 है अपरिमेय संख्या होती है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप वर्गमूल 36 की अगर बात करें तो वर्गमूल 36 तो किसके बराबर होता है? वर्गमूल 36 हमारे पास बराबर होगा किसके? 6 के। वर्गमूल 36 का जो मान होगा वो 6 होगा। और वर्गमूल 121 का मान होगा 11 और वर्गमूल 9 का मान होगा 3। अब देखो, क्योंकि 36, 121 और 9 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखो, 6 के बटे में हम 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। 11 के बटे में भी 1 लगा देंगे तो ये p बटा क्या के रूप में लिखी गई, तो ये भी परिमेय संख्या। 3 के बटे में 1 लगा दिया तो ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p बटे क्या के रूप में लिखी गई। अब वर्गमूल 8 की अगर हम बात करें तो 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 8 हमें मिलेगा 4 गुना में 2, तो ये 2 वर्गमूल 2 बना। 4 से हमें क्या मिल जाएगा? वर्गमूल 4 से हमें कितना मिल जाएगा? 2। तो ये क्योंकि 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो डी ऑप्शन में हमारे पास जो संख्या दी है वो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है सबसे छोटी विषम, ध्यान रहे कि विषम जो संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? विषम संख्याएं। सबसे छोटी विषम, एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। अब देखो, जो विषम संख्या है हमारे पास कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह चल रही है विषम संख्याएं। और उसके बाद इसने कहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। और अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो खुद। अब यहाँ पे कहा गया है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब देखो, 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है।
बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम है और इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी? 3। तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 5। तो ऑप्शन सी ये हमारे पास, क्योंकि इसमें 3 है तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 17/8 का दशमलव प्रसार होगा। अब आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को दूसरी कक्षा से करते आ रहे हो, तो आप इसका सबसे आसान सा तरीका तो ये है कि आप 17 को 8 से भाग कर दें। 17 को 8 से भाग कर दें। 8 दूनी 16, 1 बच गया। यहाँ 0 लगा लिया तो यहाँ दशमलव आ गया। 8 एकम 8, फिर हमारे पास 2 बच गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 2। 0 लगाई तो 8 दूनी 16, 4 बच गया। 0 लगाई तो 8 पंजे 40, ये पूरा पूरा कट गया हमारे पास। तो 2.125 हमारे पास मिला, 2.125। तो आप देख लें 2.125 ये हमारे पास 2.125 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी में है हमारे पास। देखो 2.125, तो ऑप्शन सी है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकता है, मैचिंग भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं और एमसी का भी हो सकते हैं, जिनको हम ऑप्शन वाले बोलते हैं। तो कुछ भी किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया है कि जो द्विघात बहुपद है 7x² - 3x = 1, इसके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों के योग का -b/a। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम ax² जो मानक द्विघात बहुपद है जमा bx जमा c के साथ इसकी तुलना करें, कंपेयर करें, तो a का मान हमारे पास होगा 7, b का मान होगा हमारे पास -3 और c का मान होगा 1। a का मान 7, b का मान -3 और c का मान 1। अब -b/a, b का मान -3 है और ये माइनस आगे लगा हुआ है और b का -3 रखेंगे, -3 रखेंगे और एक माइनस आगे भी है, तो ये तो प्लस का 3 हो जाएगा और बटे में -b/a का मान कितना है हमारे पास? 7, तो 3/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 3/7। क्यों? क्योंकि ये -b/a होता है। अब देखो b का मान -3 है, यहाँ पे -3 रखेंगे और माइनस आगे भी है तो ये प्लस का 3 हो गया और a का मान 7 है तो 3/7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा घात 2 के बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घात 2 के बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद नहीं, रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है। शून्य बहुपद नहीं, ये भी नहीं। द्विघात शून्य को ही शून्य बहुपद बोला गया है। द्विघात बहुपद बिल्कुल देखो, घात द्विघात, द्वि का मतलब 2, जिसकी घात 2 है, तो घात 2 की तो बात हो रही है, तो क्या कहेंगे उसको? द्विघात बहुपद। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। त्रिघात का मतलब जिसकी घात 3 हो, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं घात 2 की, तो घात 2 के बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि समीकरण 5x = 2y = 16 और 7x - 4y = 2 में डैश होंगे। अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है और 2 हल है। तो प्यारे बच्चों आप इसमें क्या करेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। क्या? a1/a2। अब देखो a1 का मान 5 है
और A2 का मान 7 है, तो ये तो 5/7 मिल गया हमें। और B1 बटे में B2, B1 बटे में B2, तो B1 का मान 2 है और B2 का मान -4 है, 2 बटे में -4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1 बटा में 2 और नीचे माइनस, इस माइनस को आगे भी लिख सकते हो। अब देखो ये तो 5/7 आया और ये माइनस के 1/2 आया, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कैसा हल होता है, एक हल होता है जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। तो अद्वितीय हल या जिसको हम एक हल भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे प्यारे बच्चों नोट करने वाली बात है कि आपका जो सेट एग्जाम है कुछ इसी तरह के उसमें क्वेश्चंस आएंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात समीकरण 4x² माइनस ax जमा 2 बराबर है 0 का व्युत्कर होगा, यानी कि हमें इसका d निकालना है। d हमारे पास क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब जब b का मान देखो x के साथ लगा होता है जो b होता है, तो b का मान है -a, तो -a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना में a का मान जो x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है ये 4 है, और c का मान जो एचर है ये हमारे पास 2 है। तो ये आ गया हमारे पास a² माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो a² माइनस 32 आ गया 32। तो a² माइनस 32 आप देख ले कौन से वाले विकल्प में है। तो पहला ही विकल्प हमारे पास इसमें a² माइनस 32 है, तो a इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो प्रश्नावली 1.3 है इसमें भी हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिसमें संख्याओं को की अपरिमेयता हम सिद्ध करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो वर्गमूल 5 या वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या ही है, वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 4 क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो वर्गमूल 4 से तो हमें 2 मिलेगा, और 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं हम, तो ये हमारा p बटा क्यू के रूप में हो गया, जहाँ p और क्यू पूर्णांक होंगे। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या बन गई, तो परिमेय है इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 4 होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 4 होगा। पहला ऑप्शन है देखो 23 और 4। अब देखो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो इसका 4 के साथ 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इन दोनों का जो HCF है वो तो 1 होगा। 31 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 31 और 4 का जब HCF निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा। 10 और 4 यहाँ पे जो HCF आएगा, दोनों में जो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन है वो हमारे पास 2 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ से 2 है इसका HCF D का। B में है देखो हमारे पास 4 सत्ते 28, क्योंकि दोनों के जो फैक्टर है 4 है, सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, 1 भी इनका फैक्टर है, 2 भी इनका फैक्टर है, 4 भी इनका फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 4 है। तो यहाँ पे जो B ऑप्शन है, जो हमारे पास B ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बस आपको ध्यान से पढ़नी है, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। 11वें क्वेश्चन में है 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहला ऑप्शन है
2 की शक्ति 3 गुना में 3। अब 2 की शक्ति 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। अब आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 ही बने, 72 तो बने ही नहीं है। तो ये तो 24 दिया 72 होता है, एक और चाहिए था। तो 2 की शक्ति 3 तो ठीक था, 3 की शक्ति 2 चाहिए था। अब अगले वाले में देखो 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 3 हो गया, तो 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये अगले वाले सी ऑप्शन में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया था, पहले ऑप्शन में पता चल गया था एक 3 कम है, तो 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 2, यहाँ से बन जाएगा 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 2। इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। पहला है 2x² जमा 3x माइनस 5, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी जो घात है वो हमारे पास 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद है। दूसरे में है y² माइनस 2, इसमें भी सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है, तो ये भी है। तीसरे में है 2 माइनस एक्स की शक्ति 3, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। और उसमें यही पूछा गया था कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। अब डी में भी देखो 2 माइनस एक्स की शक्ति 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। तो कौन से वाला द्विघात बहुपद नहीं है, सी ऑप्शन में द्विघात बहुपद नहीं है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे में a। c का मान देखो ये रहा हमारे पास -8 बटे में, अब इनको डायरेक्ट करना सीख जाओ। और a का मान जो x² के साथ लगा हुआ, देखो x² के आगे कुछ नहीं लगा, गुणांक कोई कुछ नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 है। तो ये -8 बटे में 1 यानी कि कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब आप देखो इसमें -8 कौन से ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में है -2, फिर है 2, फिर है -8, फिर है 8, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रहे शून्यकों के गुणनफल की बात हो रही है, सी बटे में a, सी का मान है -8 और a का मान है 1, तो -8 बटे में 1 यानी कि -8, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है यदि px बराबर है x² माइनस 3x माइनस 4, तो p2 का मान होगा, p2 का मान निकालना है। देखो px का मान दे रखा है, p2 का मान निकालना है, यानी कि ये जो x है इसकी जगह पे हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। तो p2 देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे x 2 की शक्ति 2 हो जाए, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 की शक्ति 2, इसमें 2 की शक्ति 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3x है, देखो 3x, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस के 6 हो गए। और आगे हमारे पास ये दोबारा से देख लेते हैं, ये हमारे पास p2 की बात थी, तो यहाँ पे रखा है x के में रखा 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 3x में रखा 3 दूनी 6 हो गया, और आगे माइनस का 4 है, तो इस 4 माइनस 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो माइनस के 6 बच गए हमारे पास। तो डी ऑप्शन में हमारे पास -6 है, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारे पास यदि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में L और M रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, समीकरण युग्म के 2 हल होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर दो रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं और वो एक जगह पे प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये जिस जगह पे प्रतिच्छेद करेंगे वही तो हल है। तो कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक जगह पे, तो इसका एक हल है, और एक हल को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो अद्वितीय हल हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो समीकरण युग्म, एक और ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले भी हमारे पास आया था, ये समीकरण युग्म में डैश हल होंगे।
तो वही बात है, हमारे पास a1 बटा a2 5/7, 5/7 मिला। b1 बटे में b2 2 बटे में -4, तो 2 बटे में -4 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास अद्वितीय हल, जिसको हम एक हल भी कहते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, संलग्न ग्राफ में दर्शाए गए रैखिक युग्म का अभिष्ट हल। तो इसका हल बताना है प्यारे बच्चों। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस ग्राफ को, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे काट रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब ये देखो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वाई तो 0 होगा, और एक्स देखो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो 6 0 है, यानी कि x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 0। तो ये इसका हल है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे 6 0, x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो 6 0 हमारे पास सी ऑप्शन में है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। प्यारे बच्चों, समय की थोड़ी बचत करने के लिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। लास्ट में आपके कमेंट रीड करेंगे कि आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं 20 में से ठीक हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात है। तो इनमें से कौन सा समीकरण हमारे पास द्विघात है। फर्स्ट है जब x की शक्ति 3 आ गया, x की शक्ति 3 - 6, x की शक्ति 2 + 2x - 1 बराबर है 0, तो ये तो त्रिघात हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। एक है हमारे पास देखो x² जमा 1/x² बराबर है 2। अब देखो ये बटे में है, तो पहले हमें इसकी x² से गुना करनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी x² से गुना करेंगे, जब x² की पूरे से गुना करेंगे तो x की शक्ति 4 हो जाएगा, जमा ये x² कट जाएगा, जमा 1 बराबर है, यहाँ 2 के साथ x² लग जाएगा, तो इसकी तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन को जब हम गुना करेंगे 2x की 3x के साथ करेंगे तो 6x², उसके बाद 2x की 2 के साथ करेंगे तो 4x, और 2x की पहले 3x के साथ कर दी तो 6x², 2x की 2 के साथ की तो 4x हो गया। अब 1 की 3x के साथ करेंगे तो 3x, और 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2, तो ये 4x थे, ये 3x थे, तो 7x हो गए। तो हमें मिल गया 6x² जमा 7x जमा 2। अब इतना ध्यान रख लो आप। अब इसमें आप देखो, जब इस x की इस x के साथ होगी तो x² बनेगा, और उस 6 के साथ होगी तो 6x² हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 6x² है, तो ये 6x² इससे जो 6x² मिलेगा उससे कट जाएगा, तो फिर तो हमारे पास x की टर्म बचेंगी, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो D है, आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, इसमें x² वाली जो टर्म है वो कट जाएगी, तो आपके पास ये रैखिक बहुपद बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब तीनों ही नहीं हो सकते, A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, तो इसका मतलब D ही होगा। फिर भी आप इनकी गुना करके देख लेंगे, जब आप इसको गुना करके देखोगे तो x² आएगा आपके पास, तो इसका मतलब D हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, x² - 10x जमा 21 बराबर है 0 के मूल होंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए प्यारे बच्चों आपके पास दो तरीके हैं, या तो x की जगह पे पहले 7 रख दे, देखो 7 रखेंगे, 7 का वर्ग 49 माइनस 10 की 7 के साथ करेंगे तो 70 और जमा 21 बराबर है 0। देखो 21 और 49 हमारे पास 70 - 70 0 हो जाएगा, यानी कि बात सही है। अब 3 रखो, 3 तिया 9 आ गया, माइनस 10 तिया 30 आ गया, और प्लस 21 बराबर है 0। तो 21 और 9 30 - 30 बराबर है 0, तो सही बात है, यानी कि पहले ही ऑप्शन में जो हमारे पास विकल्प है वो बिल्कुल सही है। नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आपके पास दिया हुआ है लॉन्ग मेथड से आप चल सके, x² - 10x जमा 21 है, जमा 21 बराबर है 0।
तो इसके टुकड़े बना देंगे, 7 या 21 और 10 भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x जमा 21 बराबर है 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 आ गया। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 7 आ गया। तो ये x माइनस 7 और x माइनस 3 आ जाएगा। तो इससे x बराबर 7 मिल जाएगा जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, और x माइनस 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो इससे 3 मिल जाएगा। तो आप गुणनखंड विधि से पूरा करना चाहते हैं हल तो पूरा कर लें, या ऑप्शन से इसको हल करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर लें। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 के इसके शून्य को निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख दो। एक्स स्क्वायर बराबर है 11, तो एक्स बराबर है, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे जब वर्गमूल करेंगे, तो x बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 11। तो एक तो वर्गमूल 11 प्लस का और एक वर्गमूल 11 माइनस का। तो आप देख लें किस में है, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। वर्गमूल 11 और माइनस वर्गमूल 11 तो ये बिल्कुल सही है, इसमें वर्गमूल गायब है, यानी कि जो बी है हमारे पास वो इसका राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो आपके सेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिए हैं। हम आज के